हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच में कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन से अंतर हैं। सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में, ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तु एवं सेवाओं का अगर लेन देन होता है तो इसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या जरूरी है, कम से कम दो देश होने चाहिए, दो या दो से अधिक देश हो सकते हैं और उनके बीच में अगर वस्तुओं का सेवाओं का लेन देन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयात निर्यात कहते हैं। लेकिन आंतरिक व्यापार की स्थिति में क्या होता है कि जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है, वो देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर ही होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर हो सकता है, एक जिले से दूसरे जिले की ओर हो सकता है, या एक ही स्थान पर दो क्रेता विक्रेता आपस में व्यापार करते हैं, तो वो सब किसकी श्रेणी में आएगा, आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार का मतलब होता है देश की भौगोलिक सीमा के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है, जो लेन देन होता है। अब देखिए, जब हम आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारा कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान के द्वारा किसी वस्तु जैसे कि सरसों का उत्पादन किया जाता है और इस सरसों को वो दूसरे राज्य जैसे कि वो महाराष्ट्र को बेचता है। तो राजस्थान के द्वारा सरसों का विक्रय किया गया है महाराष्ट्र को, तो इसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक व्यापार, क्योंकि ये देश की भौगोलिक सीमा के अंदर हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब हो गया कि भारत के द्वारा अगर किसी वस्तु को, माना कि भारत में जो चावल का उत्पादन हुआ है उस चावल को वो किसी अन्य देश को, दूसरे देश को माना कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को चावल का निर्यात किया है, तो इस प्रकार का जो व्यापार उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है, जबकि आंतरिक व्यापार देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होता है। अब देखिए, दोनों की कुछ समानताएं हैं और दोनों में कुछ अंतर भी हैं। तो सबसे पहले आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन सी समानता है वो हम देख लेते हैं, सिमिलरिटीज या समानताएं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट वो है विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। समानता की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का या आंतरिक व्यापार का आधार एक तरह से क्या होता है, श्रम विभाजन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या आंतरिक व्यापार हो, दोनों एक तरह से आधार क्या है उसका, श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या हो गया कि जैसे भारत क्या करता है कि अपने यहाँ पे कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है और उसको दूसरे देश को बेचता है, तो अपने यहाँ पे जिस वस्तु को वो अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उस वस्तु का उत्पादन करने की जो भौगोलिक दशाएं हैं जो भारत के लिए अनुकूल हैं, इसलिए भारत क्या करता है, उसका उत्पादन करता है। जैसे भारत के द्वारा चाय का जो निर्यात है वो अमेरिका को किया जाता है। माना कि हमने उदाहरण मान लिया कि भारत ने चाय का उत्पादन करके उसको निर्यात किया है, किसको, अमेरिका को। तो चाय का उत्पादन क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर चाय का उत्पादन करने के लिए जो भी अनुकूल दशाएं हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं और इसी कारण से इसका उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है, जिसे वो दूसरे देश को भेज देता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। लेकिन ऐसा कैसा, आंतरिक व्यापार के अंदर भी होता है। जैसे कि राजस्थान जो है वो सरसों उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं, तो सरसों को वो क्या करता है, अन्य राज्यों को बेच देता है। तो सरसों का उत्पादन करने का मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में सरसों का उत्पादन करने के लिए जो भौगोलिक दशा चाहिए वो अनुकूल दशाएं राजस्थान में विद्यमान है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे वो आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों का जो आधार है वो एक तरह से क्या होता है, विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश एक तरह से चीनी का उत्पादन ज़्यादा करता है और उसे अन्य राज्यों को बेच देता है, माना कि वो महाराष्ट्र को बेच देता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार हो गया।
अब आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, दोनों में विशिष्टीकरण को तो हमने देख लिया है। दूसरा जो हमारा पॉइंट वो है वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय, चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों ही व्यापार में क्या आता है, वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय किया जाता है। ठीक है, आंतरिक व्यापार में भी एक उत्पादक द्वारा दूसरे जो भी मांग करने वाला उपभोक्ता है या उत्पादक है उसको वस्तुओं को भेज रहा है, बेच रहा है, तो वस्तुओं का विक्रय होगा या सेवाओं का होगा। तो आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों के लिए क्या जरूरी है, वस्तु या सेवा होना आवश्यक है। वस्तु और सेवाओं का ही क्रय विक्रय होता है, का विनिमय होता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि दोनों में समानता है, आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में जो लेन देन होगा वो किसका होगा, वस्तु का हो सकता है या सेवा का हो सकता है या पूंजी का हो सकता है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट वो है व्यापार के दो पक्ष, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों के लिए दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष दो देशों की सरकार हो सकती हैं या दोनों देशों के व्यक्ति हो सकते हैं, या आंतरिक व्यापार की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो एक बेचने वाला होगा और दूसरा खरीदने वाला होगा। तो व्यापार के दो पक्ष होते हैं, चाहे वो आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, तो ये भी एक समानता हो गई है। नेक्स्ट हमारा है ऐच्छिक सौदा, ऑप्शनल डील। मतलब क्या हो गया इसका कि दो पक्षों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, चाहे वो आंतरिक व्यापार है चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, तो ये जो सौदा है वो एक तरह से क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ऐच्छिक होता है। मतलब किसी तरीके का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। दो पक्षों के बीच में व्यापार करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रेशर बाध्य उनको नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्ष जो वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऐच्छिक सौदा है। आंतरिक व्यापार भी ऐच्छिक होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी ऐच्छिक होता है। दोनों का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। जहां पर लाभ होता है तब वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है सामाजिक संबंध। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है, या आंतरिक व्यापार में जब दो पक्षों या दो क्षेत्रों के बीच में व्यापार होता है, तो इस स्थिति में दोनों क्षेत्रों के जो सामाजिक रीति रिवाज है, उनकी जो परंपराएं, उनका भी आदान प्रदान होता है, चाहे वो आंतरिक स्तर पर हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे उदाहरण अगर हम देखें कि जो भारत की जो साड़ियाँ हैं जैसे, तो ये अमेरिका में ज़्यादा फेमस हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अमेरिका और भारत के बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वस्तुओं का व्यापार होता है, तो इससे हमारे जो सामाजिक संबंध हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे जो रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उनका भी एक तरह से लेन देन होता है, उनका भी आदान प्रदान होता है। उनकी भी जो लोकप्रियता होती है वो दूसरे देशों में बढ़ती है। दूसरे देशों में जो चीज़ फेमस होती है उनको हम अपना लेते हैं, हमारे यहाँ पे जो चीज़ फेमस होती है वो दूसरे देश वाले अपना लेते हैं। तो इस तरीके से उनके बीच में सामाजिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हमने कुछ समानताएं देखी हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, साधनों में गतिशीलता का अभाव। देखिए, जब एक देश के अंदर व्यापार होता है जिसको हम कहते हैं आंतरिक व्यापार, तो आंतरिक व्यापार की स्थिति में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन हैं, श्रम है, पूंजी है, उनमें गतिशीलता अधिक होती है। ठीक है, आंतरिक व्यापार में श्रमिकों के बीच में गतिशीलता ज़्यादा पाई जाती है, चाहे वो श्रम है चाहे वो पूंजी है। क्योंकि एक ही देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लोगों का जो रहन स्तर होता है, रहन सहन का स्तर हो गया, वहाँ के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, खान पान की आदतें हो गई हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे भारत के संदर्भ में देखें कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन पूरे देश के हिसाब से अगर हम देखें तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। इसलिए श्रम और पूंजी में गतिशीलता ज़्यादा होती है। लेकिन ये गुण अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन साधनों की जो गतिशीलता है वो अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि उनकी जो कीमतें हैं, साधनों की जो कीमतें हैं, वो भी एक तरह से क्या होती हैं, अलग अलग। आंतरिक व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंतरिक व्यापार में श्रम और पूंजी में गतिशीलता का गुण पाया जाता है। इसलिए एक ही देश में इनकी जो कीमतें हैं वो क्या होती हैं, श्रम की कीमत, मजदूरी,
पूंजी की कीमत, लाभ, तो ये ब्याज, तो ये लगभग क्या होती है, एक देश में समान होती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, इनकी जो कीमतें हैं वो भी अलग अलग होती हैं, और कीमतें अलग अलग होने से ही क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट वो है बाजारों की पृथकता, सेपरेट मार्केट्स। ठीक है, आंतरिक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगर हम तुलना करें तो दोनों में बाजार जो है वो एक तरह से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। पृथक का मतलब एक देश के अगर हम बाजारों की बात करें तो एक देश में विभिन्न भागों में जो लोग रहते हैं वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो नाप तोल के लिए जो इकाई का यूज़ किया जाता है, लोगों की जो रुचियाँ हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में हम थोड़ा अपवाद कह सकते हैं कि भारत एक तरह से बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पर जो रीति रिवाज हैं, जो भाषाएं, वो एक तरह से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय स्तर से अगर हम तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि भारत में एक तरह से जो रीति रिवाज हैं, रुचियां हैं, वो लगभग एक तरह से क्या होते हैं, समान होते हैं, ज़्यादा समानता पाई जाती है तुलनात्मक रूप से। अगर हम किससे तुलना करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम दूसरे देशों के साथ में अगर हम तुलना करें, भारत की तुलना अगर हम अमेरिका से करें, इंग्लैंड के से करें, तो इंग्लैंड के जो रीति रिवाज है, जो सामाजिक रीति रिवाज है, वहाँ की जो भाषा है, लोगों की जो आदतें हैं, और भारत के लोगों की जो आदतें हैं, वो एक तरह से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। तो ये बाजारों की पृथकता हो गई है। फिर नेक्स्ट हमारा है समूहों की विभिन्नता। तो आंतरिक व्यापार में अगर हम देखते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, लगभग उनके जो लेन देन होता है उनके बीच में, ठीक है, वो समान वस्तुओं का होता है लगभग। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उनका जो समूह है उनको हम एक समूह कह सकते हैं, समान कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, चाहे वो आर्थिक वातावरण है, चाहे वो सामाजिक वातावरण है, वो लगभग पूरे देश में एक जैसा होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो यही समूह एक तरह से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, लोगों की जो रुचियां हैं, वो एक तरह से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जो समूह हैं वो भी अलग अलग बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट अंतर का आधार हमारा है राजनीतिक इकाइयों की भिन्नता। या किसी भी देश में जो सरकार होती हैं, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में अगर आंतरिक व्यापार हो रहा है तो पूरे देश में जो सरकारें होती है वो क्या होती है, जैसे केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, तो लोग कानून जो बने हुए लगभग क्या होते हैं, अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पूरे देश में अगर हम देखें तो आंतरिक व्यापार के आधार पर कानून संबंधी कोई अड़चन जो है वो एक तरह से बहुत कम होती है। मतलब जो व्यापार होता है वो एक तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, अगर दूसरे देशों के साथ में अगर हमको लेन देन करना है तो इस स्थिति में वहाँ की सरकार अलग होती है, हमारी सरकार अलग होती है। वो जो दूसरे देश की सरकार है वो वहाँ के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करती है, वहाँ के कल्याण के लिए कार्य करती है। हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे भारतीयों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इस स्थिति में दो देशों के बीच में अगर व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो वहाँ पे राजनीतिक इकाइयों की भिन्नता आ जाती है। लेकिन आंतरिक व्यापार में क्या होती है, एक जैसी होती है, लगभग उनमें समानता होती है। ठीक है, कानून के आधार पर अगर हम देखें। फिर नेक्स्ट हमारा है मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता। अगर हम आंतरिक व्यापार की बात कर रहे हैं तो आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के अंदर का होता है, इसलिए जो मौद्रिक प्रणाली होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। भारत में अगर विभिन्न राज्यों के बीच में कहीं पर भी अगर व्यापार हो तो यहाँ पर जो लेन देन होगा वो रुपये के रूप में होगा। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में किसी प्रकार का व्यापार होता है, तो भारत में जो मुद्रा है वो रुपया है और अमेरिका में डॉलर है। तो इसी स्थिति में उनका लेन देन किस प्रकार से होगा, विनिमय दर क्या निर्धारित होगी, ये एक तरह से भिन्नता आ जाती है, समस्या आ जाती है। तो मौद्रिक प्रणाली में भिन्नता पाई जाती है। अगर आंतरिक व्यापार है तो पूरे देश में एक जैसी मौद्रिक प्रणाली होती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मौद्रिक प्रणाली में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा अंतर है व्यापारिक नीतियां एवं सरकारी हस्तक्षेप। जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है, और ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसके लिए जो कानून है, उनकी जो नीतियां हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे दो देशों के बीच में अगर व्यापार होता है तो एक देश की सरकार है वो दूसरे देश के साथ में अगर लेन देन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो सरकार का हस्तक्षेप होता है। मतलब सरकार उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए जैसे वो टैरिफ, तटकर का प्रयोग करती हैं, इंपोर्ट कोटा
आयात अभ्यंशों का प्रयोग करती हैं, या जो एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण, ये सारे उपकरण हैं, इनको प्रयोग करके वो व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, जब व्यापार कहाँ पे होता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। लेकिन जब व्यापार आंतरिक व्यापार होता है, तो आंतरिक व्यापार में जो व्यापार या उद्योगों की हम बात करते हैं, या जो कर निर्धारण संबंधी कानून होते हैं, वो पूरे देश में क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। एक राज्य से दूसरे राज्य में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन पूरे देश के हिसाब से अगर हम देखें तो जो व्यापारिक नीतियां होती है, सरकार की जो नीतियां हैं, कानून है, वो पूरे देश में क्या होते हैं? समान। मतलब आंतरिक व्यापार में समान होते हैं, और सामान्यतः सरकार के द्वारा व्यापार में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर व्यापार होता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती हैं, उस व्यापार को वो नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट हमारा है परिवहन की समस्या, या परिवहन लागत कह सकते हैं, कि जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, या परिवहन की जो लागतें हैं वो एक तरह से ज़्यादा आ जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं वो भी उसको प्रभावित करती हैं। लेकिन एक देश के भीतर अगर व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार होता है, तो उसमें परिवहन की कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है, और अगर समस्या होती भी हैं तो उस देश की जो सरकार है वो एक तरह से इसकी व्यवस्था कर देती है। कि जैसे भारत में परिवहन की समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा माल जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो अगर आंतरिक व्यापार होता है तो उसमें सरकार भी क्या करती हैं? परिवहन की अगर समस्या होती है तो उसको दूर करने के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ऐसा थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट हमारा है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्रा चलन होने से अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता होती है, और इसी तरलता की समस्या आ जाती है। ठीक है, कि अलग अलग देशों में मुद्रा क्या है? अलग अलग है। भारत में जैसे रुपया है, अमेरिका में डॉलर है, कहीं पर पौंड है, कहीं पर येन है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्रा चलन होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मौद्रिक सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। और इसी को दूर करने के लिए जैसे हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संगठन है, IMF, या यूरोपियन साझा बाजार हैं, तो इन सभी का जो उद्भव हुआ है वो इसी कारण से हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर वो लेन देन करते हैं तो उनमें मौद्रिक सहयोग की कमी आती है, और इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न संगठन बन गए हैं। लेकिन आंतरिक व्यापार होता है तो उसमें इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा है प्रतियोगिता। जब देखिए एक देश के बीच में व्यापार होता है, देश के अंदर भौगोलिक सीमा में आंतरिक व्यापार, तो उसमें प्रतियोगिता थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है तो प्रतियोगिता की जो मात्रा है वो थोड़ी एक तरह से बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर हम किसी विशेष वस्तु की बात करें जिसको भारत अगर एकाधिकार की स्थिति और उस वस्तु का निर्यात करा, तो उसमें प्रतियोगिता क्या होती? कम। लेकिन जिस वस्तु के उत्पादक ज्यादा होंगे और अगर उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो वहां पर जो प्रतियोगिता है वो एक तरह से बढ़ जाएगी। एकाधिकार की स्थिति में प्रतियोगिता की मात्रा कम होती है। इसी तरीके से आंतरिक व्यापार में अगर हम देखें कि किसी वस्तु के उत्पादक अगर ज्यादा हैं तो उनमें प्रतियोगिता हो सकती है, लेकिन वो प्रतियोगिता कहाँ है? देश की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित होती है। नेक्स्ट हमारा है व्यापार का क्षेत्र या व्यापार का पैमाना। अब देखिए, जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जा रहा है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होता है? बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर ही लेन देन होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में छोटी छोटी इकाई जो होती है उसका लेन देन नहीं होता। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं होलसेल, ठीक है, थोक में लेन देन होता है। लेकिन आंतरिक व्यापार में एक तरह से क्या होता है? छोटी छोटी अगर कम मात्रा है तो उसका भी व्यापार हो जाता है। तो व्यापार का जो क्षेत्र है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा विस्तृत होता है। उसमें एक तरह से अधिक मात्रा, लार्ज स्केल पर लेन देन होता है। लेकिन एक देश में जब आंतरिक व्यापार होता है तो ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, छोटी छोटी मात्राओं का भी लेन देन हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है व्यापार बाधाएं। जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी व्यापार बाधाएं आती हैं। सरकार जैसे आयात और निर्यात की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए आयात कोटा लगा देती हैं, टैरिफ लगा देती हैं, विभिन्न प्रकार के वो कर लगा देती हैं। विनिमय नियंत्रण के द्वारा वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास
विकास करती हैं। लेकिन इस प्रकार की जो बाधाएं हैं वो आंतरिक व्यापार में देखने को नहीं मिलती हैं, या आंतरिक व्यापार में जो बाधाएं हैं वो कम होती हैं तुलनात्मक अगर हम करें, किससे करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। फिर है प्रक्रिया एवं औपचारिकताएं। तो जब आंतरिक व्यापार होता है तो आंतरिक व्यापार में जो प्रोसीजर हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो थोड़ी कम होती हैं। लेकिन यदि यही व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है, तो उन्हें बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको करने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सकता है। जो कानून बने हुए हैं उन कानून का पालन करके ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो ये जो औपचारिकता है, प्रक्रियाएं, वो आंतरिक व्यापार में बहुत कम होती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक तरह से ये बढ़ जाती हैं। फिर जोखिम या रिस्क की अगर हम बात करें तो आंतरिक व्यापार में जोखिम एक तरह से कम होता है, क्योंकि जो व्यापार हो रहा है वो देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होता है, इससे जोखिम की मात्रा कम होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर व्यापार होता है तो उसमें जो जोखिम है, रिस्क है, वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दोनों देशों के जो कानून है वो अलग अलग बने हुए हैं। इस कारण से बहुत सारी जोखिम आ जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम की मात्रा ज़्यादा होती है, आंतरिक व्यापार में भी जोखिम होती हैं लेकिन कम होती हैं। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है।